हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा कुंजी पर। दोस्तों, एक और बेहतरीन क्लास के साथ हम आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पाषाण काल में हरियाणा के अंदर क्या स्रोत मिले हैं, हड़प्पा काल में सब की जो स्रोत है उसके बारे में पढ़ा था, उनकी खुदाई किसने की थी, कब की थी, ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के इतिहास में जानकारी की। जैसे करते हैं दोस्तों स्टार्ट। जैसे बात करें दोस्तों, इतिहास के अंदर दोस्तों हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर एक पढ़ेंगे दोस्तों हम जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। दूसरा हम पढ़ेंगे दोस्तों पुरातात्विक स्रोत। ठीक है दोस्तों, करते हैं दोस्तों स्टार्ट हमारे साहित्यिक स्रोत से। दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में पहला जो वर्णन मिलता है वो मिलता है दोस्तों हमारे पास ऋग्वेद का। ऋग्वेद के अंदर दोस्तों हम बात करते हैं कि हरियाणा को रजत हरियाणा या रजत हरियाणे का वर्णन मिलता है दोस्तों। इसके अलावा हरियाणा का जो भौगोलिक वर्णन है उसका भी इसके अंदर वर्णन मिलता है दोस्तों। और दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण व ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करें दोस्तों, तो उसके अंदर दोस्तों कुरुओं द्वारा जो हरियाणा के अंदर रहने का वर्णन मिलता है दोस्तों। इसके अलावा कुरुक्षेत्र की जो सीमा है वो 48 कोस बताई गई है। ठीक है दोस्तों, चलते दोस्तों हम आगे। इसके बाद में दोस्तों वामन पुराण। वामन पुराण की बात की जाए दोस्तों, इसके जो रचयिता है वो है दोस्तों महर्षि वेदव्यास। ठीक है दोस्तों वामन पुराण का जो अर्थ की बात की जाए दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों वामन का छोटा कद, और उसकी जो तुलना की दोस्तों छोटे कद की वो की है भगवान विष्णु से। तो दोस्तों वामन पुराण के अंदर भगवान विष्णु की महिमा का भी वर्णन मिलता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो हरियाणा के अंदर बहने वाली नदियों का और वनों का भी वर्णन मिलता है दोस्तों। वामन पुराण के और तथ्यों की बात की जाए दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों जैसे मैंने अभी बात किया कि नदियाँ और वनों का वर्णन मिलता है दोस्तों, तो पूछा जा सकता है केवल कि कितनी नदियों का और कितने वनों का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर 7 वनों का व 9 नदियों का वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों आगे। इसके बाद में आते हैं तो महाभारत। महाभारत की बात की जाए दोस्तों, तो जैसे कि हम पढ़ते हैं कि हमारे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम दोस्तों महाभारत को हम 5वां वेद मानते हैं। और विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों वो भी हमारा महाभारत ही है। जो महाभारत का जो लेखन का कार्य किया गया है दोस्तों वो किया है दोस्तों गणेश ने, और उन्होंने यह लेखन सरस्वती नदी के किनारे पर किया है दोस्तों। महाभारत में दोस्तों महाभारत के युद्ध का वर्णन है दोस्तों, जो कि 18 दिन तक चला था, जिसमें पांडवों ने जीत दर्ज की थी। दोस्तों अगर महाभारत के दूसरे नाम की बात की जाए तो जो महाभारत का दूसरा नाम है दोस्तों वो रहेगा जय संहिता। ठीक है दोस्तों, जो महाभारत में दोस्तों हरियाणा को बहुधान्यक प्रदेश कहा गया है। और दोस्तों कई एक बार एसएससी ने पूछा था कि बहुधान्य का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों उसका अर्थ होगा बहुत ज़्यादा अनाज। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो महाभारत के अंदर जो रोहतक के अंदर जो कार्तिकेय देवता की पूजा का भी हमें वर्णन मिलता है। ये भी एसएससी पूछ के दोस्तों कि कार्तिकेय देवता का वर्णन हमारे हरियाणा के किस जिले से वर्णन मिलता है दोस्तों, तो उसमें ऑप्शन थे दोस्तों, तो उसका आंसर भी हमारे पास रोहतक ही रहेगा। दोस्तों महाभारत के अंदर और वर्णन की बात की जाए तो नुकुल ने जो हरियाणा का जो युद्ध रोहतक का जो युद्ध है उसको जीतकर सिरसा की तरफ अभियान स्टार्ट किया था, इसका भी हमारे पास वर्णन मिलता है दोस्तों महाभारत में।
महाभारत में दोस्तों नकुल दिग्विजय का भी वर्णन मिलता है। एक बार फिर से दोस्तों आप रिपीट करा देता हूँ, रिपीट आपको। महाभारत को दोस्तों 5वां वेद कहा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों। इसका जो लेखन है भगवान गणेश ने किया था, सरस्वती नदी के किनारे पे किया था। इसमें दोस्तों महाभारत की युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों। जो महाभारत का दूसरा नाम की बात की जाए तो दोस्तों जय संहिता है। महाभारत में दोस्तों हरियाणा को बहुत धान्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है दोस्तों। महाभारत में दोस्तों रोहतक में कार्तिक देवता की पूजा का भी वर्णन मिलता है और नकुल द्वारा रोहतक का युद्ध कर सिस्सा की तरफ अभियान का भी इसमें वर्णन मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों हम अगले साक्ष्य की तरफ। हमारा जो अगला साक्ष्य है दोस्तों बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ के अंदर दोस्तों हरियाणा का इतिहास का कहाँ जानकारी मिलती है दोस्तों। नंबर 1 है दोस्तों दिव्यादान। दिव्यादान की अगर बात की जाए दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों बात की गई है रोहतक और अग्रवा जो है बौद्ध धर्म के केंद्र हुआ करते थे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंपसुदनी की बात की जाए दोस्तों, तो इसके अंदर दोस्तों जो महात्मा बुद्ध है उसकी यात्राओं का वर्णन मिलता है दोस्तों। ये महात्मा दोस्तों जो महात्मा बुद्ध की यात्राओं का वर्णन इसके अंदर मिलता है दोस्तों। इसके अलावा विनय पिटक की बात की जाए दोस्तों, तो उसमें कहा गया कि जो प्रसिद्ध वेद है जो जीवक, वो हरियाणा के रोहतक से उसका संबंध है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आ चुका है एसएससी में ऑलरेडी दोस्तों। जो ऐतिहासिक स्रोत के बारे में बात की जाए तो इनसे जानकारियाँ बहुत ज़्यादा मिलती है और ये एसएससी पूछती बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से तैयार करना होगा कि किस ऐतिहासिक ग्रंथ से क्या जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों मैं। दिव्यादान से दोस्तों हमारे पास रोहतक और अग्रवा बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था दोस्तों। पंपसुदनी के द्वारा जैसे तो महात्मा बुद्ध की यात्राओं का वर्णन का मिलता दोस्तों। विनय पिटक के अनुसार दोस्तों प्रसिद्ध वेद है जीवक, वो हरियाणा के रोहतक से थे दोस्तों। अगर जैन साहित्यों की बात की जाए दोस्तों, जैन साहित्य में दोस्तों हमारे पास कहा गया है कि जो लोहाचार्य थे वो हरियाणा के अग्रवा से संबंधित थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपको एसएससी में कि प्रसिद्ध जो लोहाचार्य थे उनका संबंध हरियाणा के किस स्थान से था दोस्तों, तो उसमें आपको दोस्तों अग्रवा ही सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। इन्होंने ही हरियाणा के अंदर जो जैन धर्म का जो प्रसार किया था दोस्तों। अगर जैन मूर्तियों की बात की जाए दोस्तों, वो स्थलबोर रोहतक, रानियाचर की दादरी और हांसी हिसार से मिली है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों हरियाणा के अंदर जैन के प्रसिद्ध संत की बात की जाए तो दोस्तों दो संत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों जीन वल्लभ सूरी और हरिभद्र सूरी। ये दोनों जो जैन संत है दोस्तों वो हरियाणा से संबंधित है। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों अष्टाध्यायी के अंदर जो अष्टाध्यायी है दोस्तों वो संस्कृत में रचित है दोस्तों, और इसकी जो रचना है वो की थी महर्षि जो पाणिनि है उन्होंने की थी दोस्तों। इसी को दोस्तों हम संस्कृत की व्याकरण के नाम से जानते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों कुल मिलाकर 8 अध्याय है दोस्तों। तो दोस्तों पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसके अंदर भी हरियाणा के कई स्थानों का वर्णन मिलता है दोस्तों। तो उनके अंदर दोस्तों क्या क्या वर्णन, किस किस का वर्णन मिलता है दोस्तों। एक तो है दोस्तों टोहाना। टोहाना को पाणिनि की अष्टाध्यायी में तौसाल्या का नाम दिया गया दोस्तों। हिसार को दोस्तों इसुकार कहा गया है। गोहाना को दोस्तों गौदमना कहा गया है। नारनौल को दोस्तों नर राष्ट्र व नंदीग्राम इनके नाम से पुकारा गया दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों कैथल की, कैथल को दोस्तों इसमें कपिस्थल कहा गया है दोस्तों। फतेहाबाद की बात की जाए दोस्तों इसके अंदर इंकदार कहा गया है दोस्तों। सरसा की बात की जाए दोस्तों तो इसके अंदर सेरिस्कम कहा गया है दोस्तों। कालका की बात की जाए तो इसके अंदर कालूकुट कहा गया है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं।
पहला था हमारा टोहाना, टोहाना को दोस्तों तौसाल्या कहा गया था। गोहाना, गोहाना को गौदमना कहा गया था दोस्तों। नारनूर को नरराष्ट्र कहा गया दोस्तों। हिसार को इसूकार कहा गया दोस्तों। केथल को कपिस्थल कहा गया दोस्तों। जो हमारे पास रहेगा फतेहवद को इंकदार, सिरसा को सिरिस्कम, कालूकट, कालका को कालूकट। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एचएससी पूछ सकते हैं इनसे क्वेश्चन। अब है दोस्तों हमारा दूसरा अध्याय पुरातात्विक स्रोत के बारे में। जो पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात की जाए दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है दोस्तों, वो रहेगा हमारे पास टोपरा अभिलेख। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों टोपरा अभिलेख। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों टोपरा जो अभिलेख है वो मौर्यकालीन अभिलेख है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब ये सबसे पहले मिला था, जब खोज हुई थी, तब इसकी जो खोज हुई थी दोस्तों वो अम्बाला के अंदर हुई थी, जो वर्तमान में अब वर्तमान के रादौर जिले में है दोस्तों। अगर वर्तमान में टोपरा अभिलेख की बात की जाए दोस्तों, ये रहेगा दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। 2 तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ किए दोस्तों एचएससी पहले में पूछा गया दोस्तों। जो टोपरा अभिलेख है वो मूल रूप से किस स्थान से संबंधित है दोस्तों, उसमें अम्बाला आएगा दोस्तों। वर्तमान में टोपरा अभिलेख कहाँ पे स्थित है दोस्तों, वो दिल्ली के अंदर आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब ये रादौर वाला और रह गया दोस्तों, पूछ सकते हैं कि जो टोपरा है गांव वो कहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब जो टोपरा अभिलेख है इसको जो अशोक ने बनवाया था दोस्तों, और उन्होंने जो बनवाने के लिए जो पत्थर का यूज किया था तो वो गिरनार पहाड़ी से उन्होंने ये मंगवाए थे दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जो टोपरा अभिलेख को 1453 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यमुना नदी के जरिए दिल्ली ले जाया गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको पास अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कि एक तो इसकी डेट पूछी जा सकती है दोस्तों 1453 में, और किस के तरह, क्योंकि उस टाइम पे अलग स्रोत होते थे, जैसे हाथी भी होते थे दोस्तों, और कुछ भी घोड़े होते थे, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ यमुना नदी के जरिए पानी के तहत इसको ले जाया गया था वहाँ पे। और दोस्तों टोपरा जो अभिलेख है इसको पढ़ने का कार्य किया था दोस्तों जेम्स प्रिंसेस ने 1837 के अंदर। और ये बता ही चुका दोस्तों अशोक का अभिलेख है। इसके दोस्तों विग्रह राज के हमारे पास 3 अभिलेख मिलते हैं, और विग्रह राज को इसके अंदर मल्लेश्वरों का विनाशक की संज्ञा दी गई है। जो विग्रह राज को दोस्तों इसके अंदर मल्लेश्वरों का विनाशक के बारे में बताया गया दोस्तों। इसकी बात की जाए दोस्तों अशोक के दोस्तों इसके अंदर 7 अभिलेख मिले हैं। ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरियाणा के अंदर जो टोपरा अभिलेख है उसको एचएससी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। तो दोस्तों आप इसको हर लाइन को अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों हरियाणा के अंदर ये टोपरा जो अभिलेख है दोस्तों मौर्यकालीन अभिलेख है। सबसे पहले जो इसको जो मिला था दोस्तों ये अम्बाला के अंदर मिला था। जो स्थान जहाँ से मिला था वो अब यमुनानगर के रादौर में है, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि यमुनानगर की स्थापना 1989 के अंदर की गई थी 1 नवंबर को। उससे पहले ये हमारे अम्बाला का हिस्सा था। तो 1989 के बाद में जो टोपरा है वो यमुनानगर का हिस्सा बन गया था दोस्तों। इसका जो स्थान है जहाँ से ये पत्थर लाया गया दोस्तों वो गिरनार पहाड़ी से लाया गया दोस्तों, गुजरात से। 1453 में फिरोज शाह तुगलक ने इसको यमुना नदी के किनारे दिल्ली ले गया था दोस्तों। 1837 में जेम्स प्रिंसेस ने इसने को पहली बार पढ़ा था दोस्तों। अशोक के 7 अभिलेख और विग्रह राज के 3 अभिलेख इसके ऊपर अंकित है दोस्तों। और विग्रह राज के 3 अभिलेखों में इसको मल्लेश्वरों का विनाशक के बारे में बताया गया है। अब हम चलते दोस्तों अपने अगले अभिलेखों की तरफ। हमारा अगला अभिलेख है दोस्तों तोसाम अभिलेख। ये जो तोसाम अभिलेख है दोस्तों ये गुप्तकालीन का अभिलेख है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट। और इसकी सदी की बात की जाए दोस्तों ये 3री और 4थी के सदी के अंदर दोस्तों इसके अंदर है मिला है दोस्तों। इसके अंदर क्या वर्णित किया गया कि इसमें वर्णित किया है कि यहाँ पर किसी एक युवक ने 2 तालाब और 1 मंदिर बनवाने का वर्णन मिलता है दोस्तों। और जो मंदिर है दोस्तों ये किस चीज़ का है,
विष्णु का मंदिर। प्राचीन विष्णु मंदिर हमने पूछा था ताकि बड़ा अच्छा, प्राचीन विष्णु मंदिर हरियाणा की किस जगह से मिलता है, तो दोस्तों वो तो शाम से मिलेगा। और जो युवक है जिसने ये बनवाए थे दोस्तों, उसका नाम की बात की जाए तो सोमाश्रित रहेगा दोस्तों, सोमश्रित युवक। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों सोनीपत का ताम्रलेख अभिलेख। सोनीपत के ताम्र अभिलेख में दोस्तों हमें महाराजा या राजा हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके अंदर और क्या वर्णन मिलता है दोस्तों, राजाओं की उपाधियों का वर्णन मिलता है दोस्तों। इसी ताम्र अभिलेख में कहा गया है दोस्तों कि जो हर्षवर्धन है वो शैव धर्म को मानता था और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था दोस्तों। एक बार रिपीट कर देता हूँ दोस्तों आपको। तो साम अभिलेख भिवानी में रहेगा दोस्तों, गुप्तकालीन अभिलेख है, 3री 4वीं शताब्दी के। यहाँ से दो अभिलेख मिले हैं दोस्तों। यहाँ से एक दो बात की जाए दोस्तों, इसके अंदर 2 तालाबों का वर्णन मिलता है और एक मंदिर का वर्णन मिलता है। और जिसने ये मंदिर तालाब बनवाए थे दोस्तों उसका नाम है सोमश्रित। इसके अलावा बात की जाए तो दोस्तों सोनीपत से हमें बेसिकली हर्षवर्धन के बारे में ही जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया दोस्तों हर्षवर्धन पहले शिव धर्म को मानता था, उसके बाद में बौद्ध धर्म अनुयायी बन गया। बौद्ध धर्म का अनुयायी कब बना है उसके बारे में हम जब हर्षवर्धन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों, तब आपको अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ाऊंगा दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों पेवा अभिलेख की। पेवा अभिलेख की बात की जाए दोस्तों, ये रहेगा हमारे पास प्रतिहारकालीन अभिलेख है दोस्तों, एक तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों राजा भोज के 2 अभिलेख मिले हैं व राजा महेंद्रपाल का 1 अभिलेख मिला दोस्तों। जो इन अभिलेखों के अंदर जो वर्णन मिलता है दोस्तों वो 2 चीज़ों का मिलता है। एक तो हरियाणा की संस्कृति का मिलता है दोस्तों, दूसरा घोड़ जो पेवा है वो घोड़ों के व्यापार का केंद्र हुआ करता था दोस्तों। और यहाँ पर हर साल घोड़ों का जो है मेला लगता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो अभिलेख है ना बहुत पूछे जाते हैं हरियाणा में। दोस्तों पेवा अभिलेख के बारे में बात की जाए तो प्रतिहारकालीन अभिलेख है दोस्तों। राजा भोज के 2 अभिलेख मिले हैं व राजा महेंद्रपाल का 1 अभिलेख मिला है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों हरियाणा की संस्कृति तथा घोड़ों के व्यापार का केंद्र का बारे में बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि हर साल यहाँ पर घोड़ों के जो है मेला लगता था। अगर आगे बात करें दोस्तों हास्य अभिलेख की, दोस्तों हास्य अभिलेख के बारे में हमें पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। और इसके अंदर दोस्तों हमारे पास चाहमान शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों बेसिकली हमारे पास हास्य अभिलेख है वो चौहान शासकों से ही रिलेटेड था और उसी के अंदर पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में बताया या जानकारी मिलती है। इसके बारे में बात करते हैं तो दिल्ली अभिलेख की। इसी को हम पालम बावली का अभिलेख कहते हैं क्योंकि पालम बावली जगह है दोस्तों, वहाँ से ये मिला है। सबसे इम्पोर्टेंट ये दोस्तों कि हरियाणा के अंदर धरती की जो सौर की तारीख है दोस्तों 1328 इसके अंदर अंकित की हुई है। और दोस्तों तो बात की जाए 1328 के अंदर जो दिल्ली सल्तनत या दिल्ली की गद्दी पर जो राजा शासित थे या सुल्तान जो शासित थे वो मोहम्मद बिन तुगलक थे, तो उसी के द्वारा ये खुदवाया गया है दोस्तों। ये HSC पूछ की है दोस्तों, हरियाणा की धरती की सौरक की तारीख है वो क्या है दोस्तों 1328 अंकित है। ये ऑलरेडी HSC पूछ की है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम आगे। हमारा अगला अभिलेख है दोस्तों करनाल अभिलेख। करनाल अभिलेख बेसिकली दोस्तों किस लिए है, ये खरोष्टी लिपि का अभिलेख है दोस्तों। अगर खरोष्टी लिपि की बात की जाए दोस्तों तो क्या है खरोष्टी लिपि, जैसे कि दोस्तों हम अपने जो हम लिखते हैं ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं दोस्तों, बात करें तो जो हमारा लेखन का जो कार्य होता है वो हमारा लेफ्ट टू राइट होता है दोस्तों। लेकिन जो खरोष्टी लिपि है दोस्तों वो हमारे पास राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों। और ये जो करनाल से जो प्राप्त अभिलेख है दोस्तों मौर्यकालीन का, ये एक अपूर्ण अभिलेख है दोस्तों, ये आधा मिटा हुआ अभिलेख है दोस्तों है एक्चुअली में। ठीक है दोस्तों।
इसके बाद हम बात करें दोस्तों शुद्ध अभिलेख। ये भी दोस्तों मौर्यकालीन अभिलेख है। इसकी बात की जाए दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों 12 खड़ी के एक लिखित अभिलेख है दोस्तों। अब 12 खड़ी कौन सी क्या होती है दोस्तों, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना, कै के कू की का, जो हमने 12 एक वर्ड को 12 अक्षरों में लिखा जाता था, तो वो 12 खड़ी होती थी दोस्तों। उसका जो अभिलेख है ये यहाँ से मिलता है दोस्तों। और ये जो शुद्ध अभिलेख है दोस्तों, ये 2वीं शताब्दी का अभिलेख है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों शुद्ध से, जो अभिलेख मिला दोस्तों, इसके ऊपर एक लड़की को जो लेखन जो कार्य है तख्ती पर, उसके बारे में दिखाया गया दोस्तों, उसका लेखन करते हुए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम आगे है दोस्तों हमारे पास पिंजौर अभिलेख। जो पिंजौर अभिलेख है दोस्तों, वो गुप्तकालीन अभिलेख है दोस्तों। इसके अलावा जो कनिंघम है, उसने पिंजौर के अंदर 3 अभिलेखों की खोज की थी, और उसके अंदर दोस्तों पिंजौर को पंचमपुर कहा गया है दोस्तों। बहुत ये भी अच्छी पूछ की दोस्तों, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कहा गया, पूछा था एसएससी ने कि पिंजौर को पंचमपुर या फिर कनिंघम के अनुसार पिंजौर का दूसरा नाम क्या था, पंचमपुर। और अब तो इसको दोबारा उल्टा पूछ सकते हैं दोस्तों, किस अभिलेख के अंदर पिंजौर को पंचमपुर कहा गया है दोस्तों, वो है पिंजौर अभिलेख। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों गोहान अग्रवा अभिलेख की, ये भी गुप्तकालीन अभिलेख है दोस्तों। ये 9वीं शताब्दी का जो अभिलेख है दोस्तों, जब ये बना था उस टाइम पर 9वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है। इसके अंदर दोस्तों बताया गया है कि संगीत के 7 स्वरों के बारे में वर्णन मिलता है दोस्तों एक तो। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो योद्धाओं की जो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों आपको, सॉरी दोस्तों एक मिनट। पिंजौर अभिलेख के बारे में बात की जाए दोस्तों, तो गुप्तकालीन अभिलेख है। इसके अंदर दोस्तों कनिंघम के अभिलेखों का वर्णन है, जिसमें पिंजौर को पंचमपुर कहा गया है दोस्तों। अग्रवा अभिलेख की बात की जाए दोस्तों, ये भी गुप्तकालीन अभिलेख है। ये 9वीं शताब्दी का अभिलेख है दोस्तों, और इसके अंदर जो संगीत के 7 अक्षरों का वर्णन मिलता है, और योद्धाओं की प्रशासनिक की जानकारी हमें मिलती है। हमारा अगला अभिलेख है दोस्तों मोहनबाड़ी अभिलेख। जो मोहनबाड़ी अभिलेख है दोस्तों, वो झज्जर के अंदर मिला हमें। ये भी गुप्तकालीन अभिलेख है दोस्तों। जो मोहनबाड़ी झज्जर का जो अभिलेख मिला है दोस्तों, इसके अंदर विष्णु भगवान के मंदिर, इसके अलावा बात की जाए तो कपालमोचन अभिलेख की। कपालमोचन अभिलेख भी गुप्तकालीन अभिलेख है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों कनिंघम के 2 अभिलेख मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों हिसार स्तंभ अभिलेख की। हिसार जो स्तंभ अभिलेख है दोस्तों, वह 4वीं और 5वीं शताब्दी का अभिलेख है दोस्तों। इसके अंदर दोस्तों एक खंबे पर 8 अभिलेख मिलती है, जिसमें 8 दिशाओं से आने वाले भागवतों का वर्णन हमें मिलता है दोस्तों। ये भागवत होते थे, ये कुछ और नहीं, ये गुप्तचर होते थे, जो हमारे पास जो शासक होते थे उनको ये जानकारी देते थे दोस्तों। आगे बात की जाए दोस्तों नचारखेड़ा अभिलेख की। नचारखेड़ा जो अभिलेख है दोस्तों, वो हमारे पास गुप्तकालीन अभिलेख है दोस्तों, और ये हमारा मिला है दोस्तों जींद से। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों नचारखेड़ा अभिलेख से, तो इसके अंदर बताया गया है कि राम लक्ष्मण और सीता की जटायु से बात करते हुए का वर्णन हमें मिलता है दोस्तों। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जा सकता आपसे कि राम लक्ष्मण और सीता को जटायु से बात करते हुए किस अभिलेख के अंदर वर्णन किया गया है दोस्तों, वो रहेगा दोस्तों हमारे पास नचारखेड़ा अभिलेख से। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लाओस अभिलेख की। लाओस अभिलेख है दोस्तों, ये 5वीं सदी का अभिलेख है दोस्तों। इसके अलावा इसमें बात की दोस्तों लाओस के जो राजा थे, लाओस कहाँ पे दोस्तों, ये चाइना के अंदर एक देश है, चाइना के साथ में एक देश है दोस्तों, जो वर्तमान में चाइना के अंडर में आता है। जो लाओस के जो राजा थे, महाराज श्री देवंका,
नहीं कुरुक्षेत्र के अंदर एक दो तीर्थ है या कुछ स्थापना करने का जो वर्णन है वो मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करें दोस्तों बिजोलिया अभिलेख। जो बिजोलिया अभिलेख है दोस्तों ये राजस्थान से मिला है और इसके अंदर दोस्तों सोमेश्वर चौहानों की वंशावली का पता चलता है हमें। ये भी दोस्तों हमारे पास चौहानों से ही संबंधित है और इसके अंदर दोस्तों हांसी, हिसार, सिरसा आदि का भी वर्णन हमें मिलता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारे जो क्लास है पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करो। दोस्तों आशा करता हूँ आप अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे इस संकट के काल में। और दोस्तों कभी भी एग्ज़ाम आ सकता है और अगस्त के बाद में शायद जानकारी जो मिल रही है आपको मिल रही है, ऐसी बात नहीं है कि अगस्त के आसपास एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।